साइल सेक्शन 128। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस का और रखना है तो रख सकता हूँ। कहा मैंने पूछा सेक्शन 128 बता रहे हो आप, आपने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैंने बोला कहाँ रखना चाहिए तो आपने बोला रजिस्टर्ड ऑफिस में। मैंने बोला ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना है, उसके जगह पे एनी अदर प्लेस में रखना है। एनी अदर प्लेस पे रख सकता हूँ क्या? हाँ रख सकता हूँ। रख दिया तो क्या प्रोविजन है, क्या करना पड़ेगा मुझे? आरओसी को इन्फॉर्म करूं 7 डेज में। ज़ेनब, अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे ई फॉर्म में रखना है तो रख सकता हूं क्या? रख सकता हूं। कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल हो जाएगा, कौन सा रूल अप्लीकेबल हो जाएगा? रूल 3। रूल 3 के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भी बतानी पड़ेगी क्या आरओसी को? कौन कौन सी? सर्विस प्रोवाइडर किसका? ओके, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, बस बतुल। इंडिया का है तो एक्सेसिबल, अनअल्टर्ड। आशय, ओके, इंडिया का नहीं है सर्वर, चलता। मैंने कभी बोला नहीं सर्वर इंडिया का होना चाहिए, कभी नहीं बोला मैंने। हाँ ना, सर्वर इंडिया का होना चाहिए, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। सर्वर अमेज़न का चलेगा मुझे, सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए। सर्वर कहीं का भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, होना इंडिया में चाहिए, फिजिकल लोकेशन उसका इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, और ये पूरे आंसर का सबसे लास्ट वाला पॉइंट बता रहे हो आप? शाल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। जो फॉर्म में आया वही फॉर्मेट में होना चाहिए, वो फॉर्म लेजिबल फॉर्म होना चाहिए। चाइनीज लैंग्वेज नहीं चलने वाली है ना? ठीक है। सेक्शन 129 क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें क्या क्या था? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हु आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डायरेक्ट, सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पक्का? भावेश, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ, WTD, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। पूनम, बुक्स कितने साल तक प्रिजर्व करनी पड़ेगी? 8 साल तक। मेरी कंपनी को फॉर्म हुए 4 साल हुआ, तो पूरे 4 साल। क्या कभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि 25 साल के लिए मेंटेन करके रख? बोल सकती है। ठीक है। दिव्या, अभी गवर्नमेंट को लगता है कि आपके बुक्स में कुछ तो भी गलत हो गया, तो क्या गवर्नमेंट बोलेगी ये बुक्स को रिवाइज करो? अंडर विच सेक्शन? 130। तो अगर मुझे खुद से बुक्स रिवाइज करना तो कौन से सेक्शन में जाऊं? 131। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने खुद की क्यों रिवाइज करूंगा? 2 रीजंस। तेरा 2 रीजंस। वॉलेंटरी गवर्नमेंट है 130, मैं 131 पे हूं।
जाके देखो क्या है, 131 में जाके देखो क्या लिखा हुआ है। दो रीजन है। इट अपियर्स टू द डायरेक्टर्स दैट कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट आर नॉट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 129 एंड 134। आशय 134 क्या है? नहीं, नाम तो लिखवा दिया मैंने। वो 129 है। हाँ तो 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 134 बोर्ड्स रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा भावेश, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ रहा है, बता रहा कैसे बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? कोई नहीं बोलेगा। कौन सा? NFRA। अच्छा नानी कौन? NFRA कौन? नहीं, NFRA कौन वो बता पहले तो। साहिल, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ओके, NFRA से क्या करूं मैं? हाँ ओके। किसको देगा? ICA किसको देगा सामने? चबे सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? ऑफिशियल गैजेट में डालेगा। ठीक है, मुझे आना है सेक्शन 134। सिंस अब सबको पूछा, सिर्फ पद्मिनी को पूछा नहीं पूछा, तो यहां से पद्मिनी का चालू होगा, ध्यान रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 129। बोर्ड्स रिपोर्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 134। 134 बोलता है बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड्स रिपोर्ट को आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? WTD, MD, CFO, एनी अदर कंसल्टेंट, एनी अदर पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। यहां पे है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड बाय हुम। ये क्वेश्चन है प्रिपेयर्ड बाय हुम। ये क्वेश्चन है साइंड बाय हुम। साइंड बाय देखना, चेयरपर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड या दो डायरेक्टर्स, चेयरमैन और 2 डायरेक्टर्स। अगर चेयरमैन नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर करना चाहिए। याद रहे ये 2 में से एक कम से कम मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। किसी कंपनी में चेयरपर्सन है तो कंपलसरीली चेयरपर्सन को करना पड़ेगा। लेकिन अगर चेयरपर्सन नहीं है तो चेयरपर्सन के जगह पे कोई भी 2 डायरेक्टर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करेगा। लेकिन वो 2 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर MD होना चाहिए, दूसरा कोई भी हो मुझे चलेगा। सर डायरेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? डायरेक्टर बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर, एक होता है विमेन डायरेक्टर, हाँ, एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, एक होता है WTD होल टाइम डायरेक्टर, एक होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। डायरेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स है। चेयरपर्सन होना चाहिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंपनी में चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन ने कंपलसरी साइन करना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सर क्या करने वाले? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने के बाद वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट AGM में रखने वाले हम लोग, एनुअल जनरल मीटिंग में। करेक्ट। तो एनुअल जनरल मीटिंग में अनसाइंड आप रख सकते हो कभी भी? पॉसिबल ही नहीं, साइन करने के बाद ही AGM आएगा। तो अब सोचना, कोई क्वेश्चन ऐसा बना आपको, सपोज कि कोई AGM है, मतलब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो एक डायरेक्टर सोच रहा है कि मैं पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ साइन करवा दूं, क्या वो कर सकता है? कई लिमिट बताइए अपन ने।
कि नहीं कर सकता ऐसा, तो वो डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगा। एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा, सिंस इन द गिवन केस इट हैज बीन स्टेटेड दैट कि चेयरपर्सन जो है या डायरेक्टर जो है वो पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ साइन कराने की इच्छा रखता है। इसी का मतलब है कि पिछले 5 सालों से एजीएम नहीं हुआ है, और अगर एजीएम नहीं हुआ है तो ये सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एजीएम के सेक्शन में अटक जाएगा, क्योंकि हर साल में एक एजीएम होना कंपलसरी है। आंसर समझा? अगर 6 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आंसर मतलब वो कर सकता है साइन, ये लिखने का सिर्फ 1 ही मार्क है। वो दूसरा टॉपिक खोलना पड़ेगा आपको कि मतलब ही पिछले 5 सालों से एजीएम नहीं हुआ है, इसके लिए 3 मार्क है। तो 2 लॉजिक लगाने पड़ेंगे वो आंसर में। पद में नहीं समझा? पक्का? ठीक है। तो भाई अगर चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन ने तो साइन करना चाहिए, और अगर चेयरपर्सन नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर ने साइन करना चाहिए, 2 डायरेक्टर में से 1 मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। सर सिर्फ इतने लोग साइन करने चाहिए क्या? नहीं, ये सब ने करना चाहिए। दूसरा इंसान कौन है? तो दूसरा इंसान है सीईओ इफ इज अ डायरेक्टर। तीसरा इंसान कौन है? सीएफओ। और चौथा इंसान कौन है? सीएस। मतलब अगर चेयरपर्सन है तो ये 4 लोगों ने साइन करना चाहिए, और अगर चेयरपर्सन नहीं है तो ये 6 लोगों ने साइन करना चाहिए, सॉरी 5 लोगों ने साइन करना चाहिए। आया ध्यान में? ये चार्ट लिख लेना। अरे मतलब ये एक लाइन में लिख लेना, और यहां पे लिखना साइंड बाय, और नीचे लिख देना प्रिपेयर्ड बाय क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क में जाके लिख देना WTD MD CFO any other person authorized by board। डन? यही चीज है इसमें। अब बोर्ड्स रिपोर्ट जो पढ़ रहे हैं अपन सेक्शन 134, उसमें क्या क्या होता होगा सोच के बताना। जैसे आपका हर साल का एक एनुअल रिपोर्ट बनता है, स्कूल में जब अपन थे एक एनुअल रिपोर्ट बनता था कि साल में इसकी कितनी टेस्ट हुई, उसमें उसको कितने मार्क्स मिले, क्या क्या स्कोर था, कितने ग्रेड्स थे, वैसा ये बोर्ड्स का रिपोर्ट है। तो क्या क्या होता होगा बोर्ड्स के रिपोर्ट में? रिटर्न टाइम पे भरा या नहीं भरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेड। दिव्या क्या क्या होता होगा? मीटिंग्स कितनी हुई उसके बारे में, ठीक है। और अरे सोचो क्या होता होगा? नहीं, इंटरनल ऑडिट करवाया या नहीं करवाया? सर इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 आज ही पढ़ने वाला है। ओके, और हाँ रिजर्व किस चीज का? वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चला गया ना। डायरेक्टर्स ने काम किया है नहीं किया ये भी लिखना पड़ेगा। डायरेक्टर्स का एनुअल क्या बोल सकते हैं परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि कोई डायरेक्टर आ ही नहीं रहा है मीटिंग के लिए, तेरे को काम धंधा करने में इंटरेस्ट नहीं तो तू निकल जाना, बोर्ड की सीट क्यों खाके बैठा है। तो भाई डायरेक्टर्स का एनुअल परफॉर्मेंस, ओके। यही बोला नंबर ऑफ मीटिंग होल्ड, ठीक है। अब नंबर ऑफ मीटिंग में डिस्कशन क्या करेंगे कि फ्रॉड कितना हुआ, फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर्स। इसके आगे एरो करके लिखना अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 क्लॉज 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल
2014। जब भी फ्रॉड आएगा बोलने का सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 क्लॉज 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014, 12, 13, 14। तो भाई इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कंपनीज की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने क्या क्या लोन लिया है, गारंटी लिया है, इन्वेस्टमेंट लिया है, उसके बारे में। क्योंकि लोन लिया है और उसका रीपेमेंट नहीं किया, तो पढ़ा था ना, अगर किसी इंसान ने लोन लिया रीपेमेंट नहीं किया तो डिविडेंड पे नहीं कर पाएगा सेक्शन 123 में। और बहुत सारे पढ़ा था कि डिपॉजिट वगैरह लिया, लोन नहीं दे पाया तो और कोई फ्रेश डिपॉजिट ले नहीं सकता है। डिपॉजिट लिया, रीपे नहीं कर पाया तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो नहीं सकते, ठीक है ना। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर मैं कर देता हूं तो कौन से अकाउंट में डालना पड़ता है पैसा? CRR। क्या मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अप टू विच ईयर कर सकता हूं? 20 ईयर्स। इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कितने साल के लिए कर सकता हूं? 30 ईयर्स। एक और कंडीशन उसके साथ अटैच्ड है, नहीं, हाँ हाँ, पूनम बता देगी वो। हाँ हाँ, बता बता। 21 से मुझे उतना परसेंटेज रिडीम करते जाना पड़ेगा कि 30th ईयर में सब कुछ खत्म हो जाए। बेसिकली हर ईयर का 10% मुझे रिडीम करना पड़ेगा 21st ईयर से। 20 साल तक रिडीम मत कर, चलेगा, ठीक है। उसके बाद में मटेरियल चेंज अफेक्टिंग इन ऑन एनी फाइनेंशियल पोजीशन। आशय, फाइनेंशियल पोजीशन इसके पहले भी कहीं तो भी आया था इसी चैप्टर में। हिंट, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है क्या अंडर सेक्शन 133? क्वेश्चन, क्या आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है क्या? ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, वो तो एक्सेप्टेड। कंपलसरी है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना एज पर कंपनीज एक्ट? नहीं किया तो आपको क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? डिफरेंस वर्ड नहीं है, कुछ अलग वर्ड है। नहीं, क्या वेरिएशन बोला? नहीं, वैसे ही नाम है और इसका आंसर शायद बतुल नहीं दिया था उस दिन। वेरिएशन नहीं है, डी से नाम शुरू होता है। डी फॉर डॉक्टर। उसके 4 फर्स्ट अल्फाबेट्स की तो पूजा करता है तू। डेविएशन, हाँ, डेविएशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेविएशन। हाँ ठीक है, जान दो, अब याद आएगा बेचारे को ऐसा। अब रीजंस फॉर सच डेविएशंस, और एक और है जो इससे जुड़ा हुआ है। अरे नहीं रे, डेविएशन का फर्क पड़ेगा ना, फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही तो पूछ रहा था। फाइनेंशियल पोजीशन पे जो भी मटेरियल चेंज हुआ उसमें बोला था ना आपको बोर्ड को बताना पड़ेगा, तो बोर्ड कहा बताया तो दिया, बोर्ड लिखेगा कहां पे? वो इसमें लिखेगा अंडर सेक्शन 134, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अदर मैटर्स, इधर साइड में आ गया। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, अभी बताया यहाँ पे, रिटर्न बोला था किसी ने, ठीक है, शायद कुंदा ने बोला था, तूने बोला था, ठीक है, रिटर्न। उसके बाद में डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कमेंट्स ऑन द रिमार्क्स मेड बाय ऑडिटर एंड सीएस। ये यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट हो रहा था, ये ऑडिटर मुझे बताएगा कि आपके इसमें फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है कंपनी में। ये फ्रॉड के ऊपर आपको कोई भी कमेंट वगैरह लिखना पड़ेगा ताकि लोग पढ़े कि हाँ डायरेक्टर को पता है कि इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है और कंपनी के ऊपर मतलब डायरेक्टर कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा है। अमाउंट्स कैरिंग रिजर्व्स, अमाउंट्स कैरिंग रिजर्व्स और पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के पहले के जितने रिजर्व्स वगैरह वो डायरेक्टर को पता है या नहीं पता, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बोर्ड डायरेक्टर करना, बोर्ड मीटिंग होती है सबसे पहले, तो बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ तो बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट और मिनट्स साथ साथ में बनने वाले। उसके बाद में ये नया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजिकल अब्सॉर्प्शन
और फॉरेन एक्सचेंज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ईवीएस का चैप्टर है। आपकी कंपनी ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, आपकी कंपनी कौन कौन से मशीन यूज कर सकती है, क्या आपकी कंपनी 5 स्टार वाली मशीन यूज कर सकती है। अपने रेफ्रिजरेटर लेते घर पे तो क्या देख के लेते, पैसा से ज्यादा ऊपर रेटिंग देख के लेते। क्यों? जितना हाई रेटिंग उतना कम पावर कंज्यूम करेगा। तो ये आपने अपनी फैक्ट्री में ऐसी कोई मशीनरी यूज किया क्या, इसके बारे में आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन, मेरी मशीन 25 साल पुरानी है, उसका इतना रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवरहेड पड़ी रहे हो ना, मशीन आर रेट बढ़ते जाएगा। अगर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ते जाएगा तो हर 2 दिन में उसको मेंटेनेंस लगता है। ऐसा ना हो इसके लिए आपने ये छोड़ के नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गए, जिसके वजह से आखिर फायदा आपका हुआ और नेचर का फायदा हुआ। पेपरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, पहले बिल्स घर पे पोस्ट से आते थे, आजकल ई बिल आते हैं। दिस इज अ टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन, दिस इज अ टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन, वो आपको बताना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी टाइप का फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस हो रहा है आपकी कंपनी को तो वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बताया तो योर बुक्स ऑफ अकाउंट विल नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग ब्रांच। आया ध्यान में? पक्का? CSR पॉलिसी एंड इनिशिएटिव, यहां पे लिख देना सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आज ही पढ़ना है। क्या? एक मिनट, वापस मैं समझा नहीं। अरे वो तो एक वर्ड आया था, इसमें तो पूरा कंप्यूटेशन आएगा। क्या पढ़ा था दिव्या? हाँ, नहीं ठीक है ना, वो पढ़ लेंगे, लिमिट पढ़ लेंगे। CSR इनकम टैक्स में क्या पढ़ा था अपन ने? इनकम टैक्स में क्या पढ़ा था? CSR दिया, उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? अंडर विच सेक्शन था वो? है? नहीं, जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन में था कि एनी पेमेंट मेड टू CSR विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी लिस्टेड और अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25 करोड़ और मोर, ऐसी कोई भी लिस्टेड या अदर पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट आया क्या? नहीं। एनी लिस्टेड और अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25 करोड़ और मोर shall contain a statement of annual evaluation of performance of किसका? of board committees and individual director। यही अब थोड़ी देर पहले आपने यहां पे बोला था, डायरेक्टर्स का एनुअल परफॉर्मेंस। लेकिन ये होगा बशर्ते आपका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा हो। और सेकंड, आप या तो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, लेकिन अनलिस्टेड कौन सी? पब्लिक कंपनी। मतलब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए अप्लीकेबल है ये। आया ध्यान में? बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट को कौन कौन साइन करेगा? बोर्ड रिपोर्ट पे आ रहा हूं। द बोर्ड्स रिपोर्ट एंड एनी एनेक्चर देयर टू शैल बी साइंड बाय इट्स चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ ही इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, एंड वेयर ही इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड शैल बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, आउट ऑफ विच वन शुड बी द मैनेजिंग डायरेक्टर और द डायरेक्टर वेयर देयर इज और बाय डायरेक्टर वेयर देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर। ये अभी भी इसके पहले कहीं आया भावेश? साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, है ही नहीं रिपोर्ट। पद्मिनी, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रे, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना।
वही वाला है। अच्छा मुझे बताओ ओपीसी में कौन कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन, दो डायरेक्टर, दो डायरेक्टर तो है ही नहीं, साइन ही नहीं करेगा कोई, एक ही डायरेक्टर साइन करेगा। क्वेश्चन पढ़ना। है ना, चलो आगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड IFSC। पद्मिनी IFSC मतलब क्या? फुल फॉर्म? yes something financial, but what something? something को कोई prefix and suffixes remaining। hint, I is out of India। okay, third is your one of the chapter of costing। स्टैंडर्ड ही थोड़ी और भी है, है ना। सेकेंड हिंट, बिफोर GST some this kind of tax was applicable, service। and fourth, it is a midpoint of any diagram। तो क्या पूरा तो बोल दे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यही है। कौन बोलता है इंडियंस क्रिएटिव नहीं है? पकड़ो उसको। इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक एंड IFSC प्राइवेट कंपनी सेक्शन 135 शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कब से? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ स्पेसिफाइड IFSC एंड पब्लिक कंपनी। मतलब IFSC में अगर कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो उसको 5 सालों तक ये सेक्शन को देखना ही नहीं है। सर ये सेक्शन क्या है? ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम से समझ लो कि आपकी सोसाइटी के फायदे के लिए आप कुछ काम कर रहे हो। अब एक एग्जांपल बताना, एग्जांपल मतलब आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते पहले इसकी। क्या क्या उद्धार कर सकते हो आप अपनी सोसाइटी का? किस किस तरीके से कर सकते हो अपनी सोसाइटी के लिए? किस किस तरीके से आप बेटरमेंट के लिए एक्टिविटीज कर सकते हो? पोल्यूशन क्या करोगे? पोल्यूशन कंट्रोल करोगे। और बोले मैं करूंगी, ये कंट्रोल करेगी। गाड़ी का PUC नहीं निकालूंगी मैं करूंगी तो ये कंट्रोल करेगी ना, तो फिर बैलेंस होगा ना लाइफ में। नहीं सोचना। और हॉस्पिटल, वो तो आप प्राइवेट काम के लिए चालू कर लोगे, उससे आपको फायदा होगा। क्या? इंडस्ट्रियल एजुकेशन। अरे वो भूखे नंगे को खाना नहीं मिल रहा, कहाँ इंडस्ट्री बनाने के लिए चले गए। फूड, मतलब फूड प्रोवाइड करोगे। ओके, और हेल्थ केयर सर्विसेज, चलो समझ में आया। चैरिटी, हॉस्पिटल अलग, हेल्थ केयर अलग। हेल्थ केयर मतलब हो गया कि हर जगह पे जाके कैंप्स लगवाना। हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल, मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ओके, क्या बोला था? चैरिटी। चैरिटी किसको? खुद की कंपनी को। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं। ऑर्फन, अच्छा ठीक है, ये पॉइंट पे मैं अटकूंगा। एक मिनट पॉज लिया ये पॉइंट पर, अभी एक बचा हुआ है। और नहीं आवाज, अरे जोर से बोलो ना। क्लीनलीनेस से रिलेटेड क्या? कोई कमिटी, कठिन है, कठिन है। स्वच्छ भारत कोश, ऐसा कुछ बोलना है आपको? स्वच्छ भारत, यही बोल रहे हो? ठीक है। साइल और
स्वच्छ भारत ही बोला था, और कोई दूसरा बोलते हो? प्रमोटिंग ऑफ आईपीएल, स्पोर्ट्स नहीं रे भाई। चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, ओके। नेशनल हेरिटेज के कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं है? तोड़ो साले ताजमहल को। हाँ, नेशनल मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन। आ जाओ। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग subsidiary and a foreign company defined under section 2 subsection 42 of a Companies Act 2013 having branch office or project office in India having net worth of 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर, इन लोगों को सीएसआर देना कंपलसरी है। ठीक है, सीएसआर देने के लिए आप कैसे सीएसआर कंप्यूट करोगे? सबसे पहले तो यहां पे है, आपने एक वर्ड यूज किया था नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे कंप्यूट होगी? तो ऐसे कंप्यूट होगी। नेटवर्थ मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व्स created out of profit and security premium after deducting aggregate of accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure which is not written off as per the balance sheet but does not include रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व या राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन। उससे मुझे काम नहीं है, लगे तो एक लाइन ऐसा लिख देंगे, डज नॉट इंक्लूड रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ, कहा गया रिजर्व के आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स out of return back of depreciation and amalgamation। मतलब इन ग्रीन वालों को लेस नहीं करना है, सिर्फ माइनस वाले को लेस करना है। रिजर्व्स में से अगर आपका कोई ऐसा रिजर्व है जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से बना हुआ है तो वो रिजर्व रखना, वो रिजर्व को माइनस नहीं करना। और अगर कोई भी ऐसा रिजर्व है जो रिटर्न बैक ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको भी माइनस नहीं करना, उसको भी रखना। पहले लिख लो, फिर एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन देता हूं। अमालगमेशन,
डन भाई। पेड अप शेयर कैपिटल मुझे पता है क्या होता है, ऑल रिजर्व्स पता है, सिक्योरिटी प्रीमियम पता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस पता है। भावेश एक्यूमुलेटेड लॉसेस इसके पहले भी कहीं आया? नहीं, भावेश को नहीं पूछता हूं ये क्वेश्चन, मैं पूनम को पूछता हूं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस इसके पहले भी आया। हिंट, अगर आपको डिविडेंड देना है लेकिन आपके पास में प्रॉफिट नहीं है तो आप किसी और जगह से उठा सकते हो, लेकिन वो जो पैसा उठा है ना, दैट शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। फिर मुझे करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला, कौन सी चीज बोला, कौन सा सेक्शन बोला, ये कुछ एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन का कोई रूल है क्या? अभी तक दिव्या को कॉन्फिडेंट था, अब दिव्या को याद नहीं आ रहा है। याद, रूल 3 है। ओके, रूल 3 है, ठीक है। आगे क्या था? रूल 3 है, क्या बोलता है? अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप रिजर्व्स में से उठा के दे सकते हो, बशर्ते आपको 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आशय का ध्यान नहीं तो अब मैं पूछूंगा आशय को, कौन सी 3 कंडीशन? हाँ, कहां से बांट सकते नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं तेरे पास इस साल प्रॉफिट नहीं है तो तू रिजर्व में से उठाना चाहता है पैसा, बट उसके लिए तुझे 3 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ने वाली है। कौन कौन सी? हिंट, कुछ पिछले 3 साल का रेट है। सेकंड हिंट, कुछ तो भी 10% है। और थर्ड हिंट, कुछ तो भी 15% है। सेकंड हिंट अगर पढ़ा होगा तो वहां पे R1, R2, R3 लिखा हुआ था। सेकंड हिंट, कुछ तो भी 10% नहीं था, 1/10 लिखा था, जो मैंने 10% बोला था। थर्ड हिंट, मैंने एक डब्बा बनाया था और उसमें एरो करके लिखा था 15%। नहीं, 4 ही पॉइंट्स थे, 3 मेन था और चौथा ये जो मैंने बोला ना कि जो भी आप पैसा निकालोगे दैट शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ योर करंट ईयर लॉसेस। कुंदा क्या था? मेरे को पता नहीं क्योंकि मेरा तो एक ही पेज चलता है। हाँ, ओ माँ क्या बोल रहे हो? R1 क्या, R2 क्या, मुझे क्या पता, इंटरप्रिटेशन चाहिए। लास्ट ईयर के जो रेट्स है उनके एवरेज से ज्यादा का एक्सीड में नहीं कर पाऊंगा। अरे वही है। हाँ, सेकंड बतुल, सेकंड कंडीशन इसीलिए तो पूछा। द अमाउंट विच आई एम willing to withdraw from reserve, that amount should not exceed 1/10 of my paid up share capital and free reserves. Third point, any such amount which has been withdrawn from such reserve shall be first utilized for writing off your losses. And fourth point, the amount which should be left in your reserve that shall not fall below 15% of your paid up share capital. देख लो जाके, इसके पहले वाले चैप्टर का क्वेश्चन है वो, इसके पहले वाले चैप्टर में, ये चैप्टर में नहीं है। कहाँ देख रहे हो? सेक्शन 123 है ये। ठीक है। डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या होता है? हाँ, जिसका बेनिफिट बहुत साल तक मिलता है, ऐसा कौन सा एक्सपेंस है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। मैंने एक बोर्ड लगाया, टीवीएस शोरूम खुल रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने ऐड लगवाया, इसका बेनिफिट मुझे 1 साल में मिल जाएगा। इसका बेनिफिट मुझे अगले आने वाले 4, 6, 8, 10 साल में मिलेगा। ये मेरा एस्टिमेशन है कि इसका बेनिफिट मुझे 4 साल में मिलेगा। सपोज मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 1 लाख होगा तो इस साल में रिकॉग्नाइज कितना करूं? 25,000। बचा हुआ 75,000, कौन सा कैलकुलेशन है? बचा हुआ 75,000 में अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में डालूंगा इन द नेचर ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर। क्लियर? ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, बहुत सी बार ऐसा एक्सपेंसेस होता है जैसे कि
एक एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते आया, अब उस एसेट की वैल्यू 2000 रुपए बच गई। अब 2000 रुपए भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, बेसिकली कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, इसको राइट ऑफ करके खत्म करना, लेकिन मैं राइट ऑफ नहीं करता, पड़ी रहती है वो ऐसे, क्योंकि करना जान पे आता है, अकाउंटिंग एंट्री मारना पड़ेगा। तो एनी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब इसको हटा बैलेंस शीट में से और पीएनएल में डाल के खत्म कर, राइट ऑफ कर इस एसेट को। मैं नहीं करता हूं, ऐसे कोई अगर एक्सपेंडिचर पड़ा रह गया तो उसको भी मैं लेस करूंगा। क्लियर है? नेटवर्थ कैसे आना है, नेटवर्क कैसे आना, मैं कौन सा सेक्शन में, वो 135 सेक्शन में। 135 सेक्शन चालू हुआ था कि अगर आपकी कोई भी IFSC पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, उसको अगले 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ हिज बिजनेस, उसको सेक्शन 135 अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर मैंने बोला था सेक्शन 135 में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, तो वो सारी एक्टिविटीज आती है विच हैज बीन लिस्टेड इन शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद ये पढ़ा था कि CSR किसको अप्लीकेबल होता है, तो किसको अप्लीकेबल होता है, तो CSR वो कंपनी को अप्लीकेबल होता है जिसका नेटवर्क कितना होता है 500 करोड़, जिसका टर्नओवर कितना होता है 1000 करोड़, जिसका नेट प्रॉफिट कितना होता है 5 करोड़। ये इन कंपनीज को सिर्फ CSR अप्लीकेबल होगा। CSR अप्लीकेबल कितना होगा, तो 2% ऑफ योर प्रॉफिट, वो अपने का देखने का है। लेकिन उसमें जो नेटवर्थ आया था, जो था नेटवर्थ कितना था, नेटवर्थ 500 करोड़। तो नेटवर्थ में क्या कंप्यूट करूं, तो नेटवर्थ में ये कंप्यूट करूं, मैं यहां पे आया वो कहां से कहा आया, याद आया? ठीक है, खत्म हुआ। उसके बाद में ऐसी कंपनीज जिसको CSR लगातार 3 साल तक नहीं अप्लीकेबल है। एक्सक्लूजन ऑफ कंपनीज, एनी कंपनीज विच सीजेस टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 वाली मतलब ये कंपनी, ये सबसेक्शन 1 दिख रहा है। अगर आपने जैसे बोला नेटवर्थ मेरा होना चाहिए 500 करोड़, टर्नओवर होना चाहिए मेरा 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट होना चाहिए मेरा 5 करोड़। सर मैंने अपनी जो कंपनी है वो 2010 में शुरू किया, उसमें ये था लेकिन ये नहीं था। ठीक है, द वर्ड इज क्या है देख लेना, और मतलब कोई भी एक फुलफिल करना आपको कंपलसरी है। तो एक फुलफिल हुआ, कोई भी हुआ तो ठीक है चलेगा। 2011 में ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 2012 में ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 2013 में मुझे CSR करने की कोई रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले लगातार 3 साल में मैं वो वाली कंपनी होना चाहिए था। लगातार 3 साल में हूं क्या मैं 2 साल में था, तीसरे साल में नहीं था। तो सर फिर अब कब होगा, अब तू वेट कर कब तक तू लगातार 3 साल तक आता है। जिस टाइम तू लगातार 3 साल आ गया, उस चौथे साल में तुझे अपनी CSR कमेटी फॉर्म करना पड़ेगा। वापस पढ़ रहा हूं ये सेक्शन। Every company which ceases to be a company covered under subsection 1 of section 135 of the act for 3 financial years, अगर आप ऐसी कंपनी नहीं हो जो लगातार 3 साल तक वो वाली कंपनी बन पाए, अगर आप ऐसी कंपनी नहीं हो तो योर कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट CSR कमिटी एंड योर कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135। मतलब आप 135 के प्रोविजन भी कंप्लाई मत करो और 135 के अंदर कमिटी भी मत फॉर्म करो। कब? जब आप लगातार 3 साल तक आप कंपनी नहीं फॉर्म कर पा रहे हो अपनी। आया ध्यान में? पिछले इसमें लगातार 2 ही साल तक कर पाया, तीसरे साल में गड्ढा। तो अब जब तक तू 3 साल तक वो फुलफिल नहीं करेगा तब तक तेरे को CSR का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आया ध्यान में आशय? कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी। अब अगर सपोज मैं आता हूं वो कंपनी में, तो कब क्या करना पड़ेगा? द CSR कमिटी शैल कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और 3 में से 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कौन से? CSR कमिटी में। उसके बाद में एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अरे ऐसी कंपनी में डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, कंपलसरी है ही नहीं। शैल हैव इट CSR कमिटी विदाउट सच डायरेक्टर। ओके सर यह समझा नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना भी कंपलसरी नहीं है, उसकी भी कुछ लिमिट्स है। सर वो हमको पढ़ना है क्या? वो फाइनल में पढ़ना है, 149 सेक्शन में पढ़ना है।
149 सेक्शन में बोला जाता है कि अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर इतना है, प्रॉफिट इतना है, नेटवर्थ इतना है, शेयर होल्डिंग इतना है, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो। मेरी कंपनी इसमें आती नहीं तो मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपको CSR कमेटी फॉर्म करना है तो कम से कम आपको 3 डायरेक्टर रखना पड़ेगा, 3 में से कोई भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अबे बट मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत है ही नहीं, वो बोलता है 149, तो क्या 135 के लिए मैं अलग से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाऊं? तो नहीं। सेकंड पॉइंट बोलता है अगर तेरी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो तू ऐसी कमेटी फॉर्म कर जिसमें 3 डायरेक्टर रहेगी, लेकिन उन 3 में से एक भी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा। समझा? ठीक है। उसके बाद में अ प्राइवेट कंपनी having only 2 director on its boards shall constitute its CSR committee with such director। अबे मैं प्राइवेट कंपनी हूं जिसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है। फर्स्ट वाली कंडीशन बोलता है तेरा मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन मैं प्राइवेट हूं इसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है, तो तेरी कमिटी बनेगी विथ सच 2 डायरेक्टर्स ओनली। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी कितने? प्राइवेट पब्लिक है डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी साइल 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। चुप रहे तो। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी, maximum number of members in public company, no limit, maximum number of person in members in private company। मारू तेरे को? पूछा तेरे को मैंने? दो 200। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन एनी कंपनी, in any company maximum number of directors, मिनिमम 2 और 3 बोला ना डायरेक्टर्स में, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, मिनिमम। मैक्सिमम कितने? 12। क्यों अच्छा लगा ऐसी? आज 12 है क्या? नहीं आज 12 भी नहीं। आज क्यों नहीं? दिव्या 15। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन एनी कंपनी 15। सर 15 के ऊपर रखना चाहते हैं, रख सकते हो, रख सकते हो। SR पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा। इतनी लंबी प्रोसीजर करोगे तो होगा, नहीं तो 15 इज द लिमिट। बैंकिंग नहीं, बैंकिंग का क्या? नहीं, डायरेक्टर्स नहीं था, मेंबर्स था कि मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स है वो बैंकिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, और NPO कंपनी के लिए, हाँ सेक्शन 8 कंपनी के लिए और गवर्नमेंट कंपनी के लिए। चलो ड्यूटीज ऑफ CSR committee। The CSR committee shall formulate and recommend to the board a CSR policy which shall indicate the activities to be taken by the company as specified in schedule। Recommend the amount of expenditure, कितना खर्चा करे भाया तो इतना एक्सपेंडिचर करे, और खर्चा करने के बाद में वो जो एक्टिविटी के लिए खर्चा किया वो एक्टिविटी को मॉनिटर करो। सबसे पहले रिकमेंडेशन दो, अंडरलाइन द वर्ड रिकमेंडेशन। सेकेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, पहले रिकमेंडेशन दो, खर्चा करो, और जो खर्चा किया उसको मॉनिटर करो। CSR कमेटी का यही काम रहेगा, रिकमेंडेशन दो, खर्चा करो, जो खर्चा किया उसको मॉनिटर करो। ठीक है। अब बताना, हाँ अगर मेरा कोई एक्टिविटी है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता हो, मेरा नॉर्मल कोर्स है वो काम करना, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, इज दिस अ CSR? ये बोला था आपने सेक्शन 8 कंपनी। सी वाला पॉइंट पढ़ना। क्लियर है?
अच्छा, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे सिर्फ आपके एम्प्लॉयज को बेनिफिट हो रहा है, इज दिस अ सीएसआर? ये पढ़ना। आपने जो भी एक्टिविटी किया उसके बारे में आपको अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना पड़ेगा। जैनब, इसके पहले भी कहीं तो भी आया था जहां पे आपको पोस्ट करना पड़ता अपने वेबसाइट पे, और वो आप दोनों का ही केस था। कुछ याद आया? आपके नाम के ऊपर एग्जाम्पल चल रहा था, सबने हां बोला था, आप दोनों मना कर रहे थे। ₹10,000 डिविडेंड देना चाहिए था, 8,000 लेके गए, ये दोनों ने मांगा ही नहीं, ये दोनों का पड़ा रह गया ₹2,000। ये दोनों का इंफॉर्मेशन मुझे कंपनी के वेबसाइट पर डालना पड़ रहा था IEPF अकाउंट में। यही फिगर था, 10,000 का ही फिगर था, यही 2,000 थे, यही 2 लोग थे। याद है मेरे को? याद है ना? प्लीज। हाँ ठीक है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना? मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। एवरेज, एवरेज पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का एवरेज, उसका मिनिमम 2%, उसका मिनिमम 2% आपको CSR के लिए खर्चा करना पड़ेगा। सर खर्चा करना है मेरे को, ठीक है। भावेश बोलता है मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी राइलिस प्लॉट में, मुझे जो CSR का खर्चा करना है वो मुझे जम्मू कश्मीर में करना है। कर सकता हूं क्या? कर सकता है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू लोकल एरियाज। The company shall give preference to the local area and areas around where it operates for spending the earmarked amount for CSR activity. तू कर, सजेशन है कि इट इज एडवाइस कि सबसे पहले आजू बाजू की मदद कर। कहा दूसरे की मदद करने गया, बाजू में भिखारी बैठा और वहां के भिखारी को दान देने चला गया। तो भाई इट जस्ट लाइक वही वाली बात की OMG में जो बोलता है ना कि वो शिवलिंग पे पत्थर पे, वो शिवलिंग पे वो पैसा चढ़ा रहे, दूध चढ़ा रहे, जबकि बाहरी भिखारी बैठा था, उसी को दूध दे देते डायरेक्टली। तो तू वहां जाके पैसा दे रहा है, तेरे बाजू में भिखारी बैठा है, उसको मदद कर। CSR एक्टिविटी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसके लिए लॉजिक ये बोलता है इसके लिए, ठीक है। अगर बोर्ड ने खर्चा करा नहीं तो क्या? आपको उसके रीजंस बताने पड़ेंगे। किसमें? बोर्ड्स रिपोर्ट में। अंडर विच सेक्शन पूनम? बोर्ड्स रिपोर्ट ओनली 34। हाँ मुझे 100 की कोई कीमत नहीं है क्या? 134। हाँ अरे राम, तुम ऐसा करके आने वाले हो क्या एग्जाम में? 134 है वो, 134। हाँ करना है, ऐसे कैसे नहीं होते। अच्छा, अब तू किसी और इंसान को दे रहा है ना डोनेशन, तू खुद से अपनी एक टीम बना सकता है, खुद से अपनी एक टीम बना सकता है, लेकिन टीम बनाया तो तुझे उसको पगार भी देना पड़ेगा। तो वो पगार CSR होगा क्या? जो कमिटी तूने बनाई कि मेरी कंपनी है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उठा के वो सामने वाले जो साहिल है, साहिल उसको पैसा दे देता हूं, उसको बोलता हूं तू जाके कुछ भी दान करके आ जा, तो मेरा CSR हो गया। मुझे साहिल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, तो मैं खुद की एक टीम बना सकता हूं। मैं खुद की टीम सोचता हूं कि ये 3 लोगों की एक टीम बना लेता हूं, ये 3 मेरे लिए फोकट में काम करेंगे, इनको पगार तो देना पड़ेगा। तो ये जो इनको पगार दिया, ये 2% में कंप्यूट हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा, होगा। लेकिन याद रहे, ये टीम बनाने के लिए जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं ना, दिस एक्सपेंस शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ माई टोटल CSR एक्सपेंडिचर। मतलब वो 2% का 5%। मतलब सपोज 2% मैंने खर्चा करना चाहिए था, 2% कम्स टू ₹200 करोड़ आ सकता है ना। इस 200 करोड़ का 5%, इससे ज्यादा का खर्चा मैं अपनी टीम बनाने में नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो मैं टीम बनाने के लिए खर्चा कर देता हूं 800 करोड़, अब ना 180 करोड़,
बोलूंगा मैं टीम बनाने में 180 करोड़ चला गया, जबकि ये मेरे एम्प्लॉयज है, इनको मैंने चेक दिया, इनसे कैश ले लिया। तो भाई साहब तुझे तेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना उसका 5% से ज्यादा को तू खुद की टीम बनाने के लिए एक्सपेंस नहीं कर पाएगा। सर नहीं समझा, एक बार वापस समझा? हाँ, क्यों होना चाहिए? ओके, मुझे एक बात बताना, मैंने एक टीम बनाई जिसमें है दिव्या, कुंदा, पद्मिनी, भावेश, इन लोगों की मैंने एक टीम बनाई। ये सब मेरे या तो एम्प्लॉय है या एसोसिएट है या पार्टनर है, ठीक है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनका लिंक चलता है मेरे से। क्या मैं इनको अगर कोई भी टाइप का पेमेंट करूं एज अ सैलरी, वो CSR रहेगा? अब भी 2 सेकंड पहले बोला आपने, हाँ मैं काम करता हूं ना, मुझे टोटल मेरे पिछले साल मैंने कमाया 100, उसके पिछले साल कमाया 100 करोड़, उसके पिछले साल कमाया 100 करोड़, मुझे मैक्सिमम डिवाइड बाय 3 मतलब 100 करोड़ रुपया का मेरा एवरेज नेट प्रॉफिट आ गया। इसका 2% मुझे मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, मतलब कितना? 2 करोड़ मुझे मिनिमम CSR करना चाहिए। अब मैं ये 2 करोड़ CSR कर लूं तो मेरे पास में 1 रुपया भी बचेगा क्या? नहीं। तो मैं काम करता हूं, मैं ना इसको पगार देता हूं 50 लाख, इसको पगार देता हूं 50 लाख, इसको पगार देता हूं 30 लाख, इसको पगार देता हूं 30 लाख। कितना हुआ टोटल? 160 लाख, मतलब 1 करोड़ 1.6 करोड़ हो गया। 1.6 करोड़ तो मेरा CSR हो गया, फिर तो ऐसे खत्म। मैं क्या करूंगा, इनको पगार दिया 50 50 30 30, ये लो चेक से पगार देता हूं, मुझे कैश वापस कर दो, मेरा ही पैसा मेरे पास वापस आ गया। और बताने को बोल सकते हो भाई मेरे एम्प्लॉय से तू नहीं बोला कि मेरे एम्प्लॉयज के लिए मैं कुछ भी खर्चा करूं फॉर बिल्डिंग अ टीम हु इज गोइंग टू डू CSR एक्टिविटी, तो तेरे को चलेगा। आप मैक्सिमम 2 करोड़ का 5% विच कम्स टू 10 लाख, इससे ज्यादा का पगार नहीं दे सकते हो इन लोगों को। समझा? पक्का? भावेश पढ़ना डी वाला पॉइंट। ये सारे एक्टिविटीज है, रीड करो। ये वापस, ये तो वही है जो चीज अपन ने अभी पढ़ी। ये आपने यही बोला कि एनी CSR एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया इज नॉट अलाउड, एनी CSR एक्टिविटी और प्रोग्राम दैट बेनिफिट ओनली द एम्प्लॉइज आर नॉट अलाउड, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182 इज नॉट अलाउड। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मैं पेमेंट करता हूं तो इज दिस अ CSR? नो। एक और सेक्शन याद कर लेना, पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पेमेंट करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट जाता है एज पर सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 182 सर पढ़ना है क्या? फाइनल का सेक्शन है, पढ़ना नहीं मतलब हो गया। सेक्शन यही है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो। पहले सर रूल था, हाँ पॉलिटिकल पार्टी को जैसे इनकम टैक्स में करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करते हैं। क्यों? प्रमोशन के लिए। पॉलिटिकल पार्टी को पैसा तो चाहिए ना, वो पैसा कमाएगी कहां से? जो पार्टी सत्य में है उसको तो पैसा मिलेगा, चल समझ में आया। जो पार्टी सत्य में नहीं है वो भी प्रमोशन तो करेगी ना, वो प्रमोशन के लिए पैसा कहां से लाएगी? कोई बैंक से लोन थोड़ी लेता है। तो कंपनीज के पास जाती है, लोगों के पास में जाती है कि आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे सपोर्ट करो। तो क्यों सपोर्ट करो? कल जाके मैं जीत गया तो मैं आपको कुछ ना कुछ फायदा करा के दे दूंगा, ये लालच में आपसे पैसे ले लेता हूं। हार गया तो आपके पैसे डूबे, मैं क्या करूं? लेकिन आप ये बोल सकते हो कि आपका मेरा एक रिलेशन बन गया। पॉलिटिकल एक रिलेशन होना भी तो जरूरी है ना। पॉलिटिकल रिलेशन हो तो बहुत सारी पॉलिसीज आने के पहले अपने को पता चल जाती है ऐसी कोई तो भी पॉलिसी आने वाली है, वो हिसाब से अपन कुछ काम करेंगे उसके ऊपर। हाँ नहीं नहीं, वो लीक नहीं हुआ, वो आखिरी तक लीक नहीं हुई। डिमोनेटाइजेशन कभी लीक नहीं हुआ, रातों रात आया ना वो। तो उसके जो कमिटी में लोगों को पता था वो भी एक सेफ हाउस में थे, वो बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो उतना स्ट्रिक्ट था वो तो। लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें जो पता चल जाती है। चलो फिर नेट प्रॉफिट क्या होता है? वापस वही है, नेट प्रॉफिट क्या होता है?
फिर एक्टिविटीज क्या क्या होगी वो, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, promoting education, vocation skills, promoting gender equality, empowerment of women, ठीक है, environment sustainability, ecological balance, protection of national heritage from भावेश, measures for benefits of armed forces, पुलवामा अटैक, CRPC के लिए अगर आप कोई भी वैन बना के दो, बनाया ना टाटा ने, कंपनी ने, टाटा कंपनी ने CRPC वालों के लिए, मतलब जो भी जवान से उनके लिए एक वैन बनाया जो बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ है, तो दिस इज एन एक्ट ऑफ CSR, ठीक है ना। अब उसको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि बस बनाने इज नॉट माई नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। अगर बस बनाना इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी देन इट इज नॉट अ CSR। लेकिन सर मैं बस बनाता हूं, लेकिन कौन सी बस बनाता हूं, रेलवे ट्रैवल्स की बस बनाता हूं, ये बस मैंने स्पेसिफिकली इनके लिए बनाई, देन इट इज अ CSR। फर्क समझ रहे हो। अशोक लेलैंड, इसके सारे ट्रक्स होते हैं, सुना ना, अशोक लेलैंड ट्रक होते आयशर मोटर्स इसके ट्रक्स होते हैं, ठीक है, टाटा इसके ट्रक्स होते हैं। नॉर्मल ट्रक्स बनाया, नॉट CSR एक्टिविटी। सर मैंने ट्रक बनाया ताकि गरीब लोग इसमें बैठ के जा सके, अरे भाड़ में जा, तेरा ट्रक बनाना नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है। मैंने ट्रक बनाया जिससे जवान के ऊपर वापस ऐसा कभी हमला ना हो, जो भी आर्म्ड फोर्सेस है उनके ऊपर वापस से हमला ना हो, इसके लिए ट्रक बनाया, तो दिस इज अ CSR एक्टिविटी। फिर ओलंपिक्स वगैरह के लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड वगैरह के लिए आपने पैसा दिया, फंड्स के लिए, टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेटर, किसकी बेटी, इंक्यूबेटर, ये क्या होता है इंक्यूबेटर, वर्ड सुना है इंक्यूबेटर, क्या है, कौन है, सुना है? नहीं, हाँ ना, इसके पास खुद का कुछ नहीं है, ना गाड़ी है, ना सर्वर है, ना ऑफिस है, ऑफिस भी नहीं है, वो भी रेंट पे लिया हुआ है, सर्वर अमेजोन से लिया है, और कार तो लोगों की है। पैसा कौन कमा रहा है, ओला वाला। कैसे, लोगों को जमा करके उसने एक मॉडल डिजाइन किया जिसमें लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया। कंट्रीब्यूशन का सिंपल है, आप दिन का जितना भी आज रेवेन्यू करोगे, आप जितना दिन का गाड़ी चलाओगे, उसका 80% तुम्हारा, 20% ओला का, सिंपल। और कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी भी तुम्हारी, डेप्रिसिएशन भी तुम्हारा, जो तुमको करना है करो तुम उस गाड़ी के साथ। लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 14 घंटा आपको ओला पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। नहीं तो लोगों ने क्या किया, 12 घंटा ओला पे रहते थे, 10 घंटे उबर पे रहते थे, तो फिर उन्होंने वो अमाउंट छोड़ दिया। अब 14 घंटा बोलने का, तू 7 घंटा तो सोएगा, हो गए तेरे 21 घंटे, बचे हुए 3 घंटा तेरे को करना है तो कर, क्योंकि सामने वाली कंपनी भी तो यही बोलेगी ना कि 14 घंटा मेरे इस पर है, तो 14 और 14 28 घंटे कैसे रहेगा तू। तो फिर उन्होंने ऐसा रूल लाया। दिमाग ज्यादा है ना, अपन कर रहे हैं ना, सीए उसने कर लिया पहले ही, वो अपॉइंट कर रहा है अपने जैसे लोगों को। तो आप अगर ऐसे आप करते हो तो ओला, उबर, ये सारे लोग आपको हेल्प करते हैं। दीज आर इंक्यूबेटर्स। जो जिसको हेल्प कर रहा है वो इंक्यूबेटी, किसकी बेटी मत पूछना, इंक्यूबेटी, ये इंक्यूबेटर, वो इंक्यूबेटी आएगा, जीएसटी में आएगा। है आईपीसीसी लेवल पे है ना, इंटर लेवल पे इंक्यूबेटर है ना, फाइनल पे तो है, आएगा, आ गया बीबीए में, इतने जल्दी आ गया। रूरल डेवलपमेंट, स्लम डेवलपमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट्स ध्यान से पढ़ना। दिव्या पढ़ना, नींद उड़ेगी थोड़ी। लिबरली, कोई बात नहीं, ठीक है। आईपीएल, भावेश, साहिल, सॉरी आशय, साहिल, सुनना, हाँ। would not be qualified as CSR activity. IPL would not be qualified as IPL CSR activity. Next.
लेबर लॉस, ईपीएफ एक्ट, बोले ईपीएफ एक्ट, बोले उसने जितना कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय ने उतना मैंने किया लेबर के लिए कंट्रीब्यूशन, ये जो कंट्रीब्यूशन किया वो देश मतलब लेबर की भलाई के लिए किया, इट इज अ सीएसआर एक्टिविटी, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, दिस इज नॉट अ सीएसआर एक्टिविटी, ठीक है। पॉज, सीएसआर स्टाफ, सीएसआर कमिटी के स्टाफ को आप सैलरी पे कर रहे हो, इज दिस अ सीएसआर एक्टिविटी? और ये कैसे गधे हो, अभी एक सेकंड पहले तो हाँ बोला था, वो 5% वाला रूल वही तो था, कैसे रे, मैं जो डायरेक्शन में पूछू वही डायरेक्शन में जाओगे। यहां पे बोला सीएसआर स्टाफ, सीएसआर कमिटी का स्टाफ, उसको सैलरी पे कर रहे हो, पे कर रहे थे ना कुंदा, दिव्या, पद्मिनी को 30 लाख वाला जो लिमिट था, उनको सैलरी दिया ना, इज दिस बीट रिगार्डेड एज सीएसआर एक्टिविटी? यस, पढ़ना। एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। फॉरेन कंपनी वाला इंडिया में अगर कुछ हेल्प कर रहा है तो चलेगा क्या, मतलब फॉरेन कंपनी हूं मैं, एचयूएल कंपनी हूं, फॉरेन की कंपनी हूं, अमेजॉन हूं, एप्पल हूं, उसने इंडिया में कुछ पैसा दिया, क्यों? क्योंकि अमेजॉन इंडिया भी एक कंपनी है, तो अमेजॉन इंडिया ने कुछ पैसा दिया सीएसआर एक्टिविटी के लिए, लेकिन वो पैसा डॉलर में दिया, इज दिस अ सीएसआर एक्टिविटी? नो। ये पेमेंट सीधा सीधा बैंकिंग चैनल से रूट होके आना चाहिए, वो भी इंडिया में रूट होके आना चाहिए सीधा। तो इंडिया के बाहर देगा तो वैसे भी सीएसआर एक्टिविटी कंस्टिट्यूट नहीं होने वाली है। क्लियर है? हो गया। अच्छा, सीएसआर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाना जरूरी है क्या? मतलब ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करना जरूरी? ट्रस्ट तो बनाना ही पड़ेगा, कोई एक इंसान नहीं करेगा ना, एक ट्रस्ट करेगी, लेकिन वो ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्या? ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना या नहीं करवाना वो इनकम टैक्स में जाके पूछो। इनकम टैक्स में अगर बोलेगा कि तेरे को करवाना पड़ेगा सर, वो क्यों बोलेगा? एक लिमिट के बाद बोलेगा रजिस्ट्रेशन करवा। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सर ये कैसे? अगर आप कोई भी कॉलेज है ना, आपका एजुकेशनल कोई भी कॉलेज है ना, टैक्स फ्री होती है इनकम, 100% टैक्स फ्री होती है। कॉलेज, स्कूल नहीं। क्या है अपने, स्कूल है कॉलेज है? क्या हूं? अरे स्कूल है कि कॉलेज है? स्कूल है, दोनों है। तो कॉलेज फ्री और जो स्कूल है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट है ग्रांटेड है या नॉन ग्रांटेड है। वर्ड सुना होगा ना, ग्रांटेड है, नॉन ग्रांटेड है, तो उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ो, फास्ट पढ़ो एग्जाम्पल्स खुद से। और हाँ, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट में, ओके। एनी डिविडेंड फ्रॉम रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया विच आर कवर्ड अंडर एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ 135 नॉट इंक्लूडेड। मतलब मीनिंग पूछो ना क्या है इसका? रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, क्या रिलायंस कंपनी टाटा में इन्वेस्ट कर सकती है? रिलायंस कंपनी ने टाटा में इन्वेस्ट किया, तो क्या टाटा इसे डिविडेंड पे करेगा? पे करेगा। तो इसके पीएनएल में यहाँ पे इनकम साइड में आएगा डिविडेंड बाय
टाटा कंपनी, लेकिन ये जो टाटा कंपनी है ना, ये यहाँ पे इसके P&L में एक्सपेंस शो कर रही है CSR का। सर ऐसा होता थोड़ी, इनकम टैक्स में नहीं होता है, इसमें होता है, इसके P&L में वो शो कर रहा है CSR। ऐसी कंपनी से आपको डिविडेंड मिला, ऐसी कंपनी से आपको डिविडेंड मिला जो कंपनी 135 का प्रोविजन करती है, तो वो कंपनी का जो भी डिविडेंड मिला दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर इनकम। नहीं तो क्या होगा, इसका खर्चा और आपकी इनकम दोनों सेट ऑफ हो जाने वाले, तो फायदा ही क्या हुआ CSR का, क्योंकि जब इसने आपको डिविडेंड दिया तो इसके डिविडेंड में प्रॉफिट भी आया और एक्सपेंडिचर भी लेस हुआ। उसने CSR का एक्सपेंडिचर लेस किया होगा तब जाके उसको प्रॉफिट आया होगा, वही प्रॉफिट से आपको डिविडेंड दिया, वैसा डिविडेंड को आप एक्सेप्ट मत करो इन कंप्यूटिंग दिस नेट प्रॉफिट। नॉर्मल नेट प्रॉफिट में आएगा आपका डिविडेंड, इसके लिए नेट प्रॉफिट में नहीं आएगा। खत्म हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिट रिपोर्ट या इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स, क्या ये सब चीजें देखने की इच्छा या राइट मेंबर्स रखते हैं क्या? तो मुझे मेंबर्स को सेंड करना चाहिए क्या? एजीएम के पहले भेजना चाहिए या बाद में भेजना चाहिए? सपोज एजीएम मेरी होने वाली है 10 अप्रैल 2019 में, तो पहले भेजना चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चीजें हैं, या उसके बाद में भेजना चाहिए? पहले। क्यों? तभी तो प्रॉब्लम कुछ रहेगा तो वो रेस करेंगे क्वेश्चन। तो कितने दिन पहले भेजना चाहिए? तो मैं कर सकता हूं, मैं 2 दिन पहले भी भेज सकता हूं, लेकिन मेरे को नोटिस भी तो भेजनी पड़ रही है। नोटिस भेजने में खर्चा लगने वाला है, तो एक खर्चे में दोनों काम करूं या दोनों के लिए अलग अलग खर्चे करूं? तो मतलब ही नोटिस कितने दिन पहले भेजता हूं मैं? कौन बोला 30 डेज? कब मैंने बोला 30 डेज? 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज। क्लियर क्यों बोला? जो दिन भेजा वो दिन को छोड़ो, जो दिन उसको मिला वो दिन को छोड़ो, और बीच के 48 घंटे छोड़ो, सैटरडे संडे आ गया तो वैसे 25 दिन, लेकिन 21 क्लियर डेज पहले आपको उसको नोटिस भेज देना चाहिए। ये नोटिस के साथ में ये सारी ये जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दो। सेक्शन खत्म। सेक्शन 136 रुक रहा है। लेकिन अगर ऐसी कंपनी है, अगर आप ऐसी कंपनी हो जो लिस्टेड हो, या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी हो जो अनलिस्टेड हो लेकिन आपका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आप फिजिकल कॉपी मत भेजो, आप सीधा सीधा ईमेल कर दो उनको, सर हम ये नहीं है तो तुझे फिजिकल कॉपी भेजनी कंपलसरी है। सर ये कंपनी को आपने ईमेल करने बोला, लेकिन मुझे ईमेल नहीं, मुझे फिजिकल कॉपी चाहिए। हाँ तो तू डिमांड कर फिजिकल कॉपी का, तो देखो फिजिकल कॉपी भी भेजेंगे वो। वापस पढ़ता हूं। कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड अनऑडिटेड नहीं चलेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन व्हाट बतुल? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129, ठीक है। या ऑडिट रिपोर्ट या अदर डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेंट टू एनी मेंबर, ट्रस्टी या एनी अदर पर्सन्स। कितने दिन पहले? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। यहां पे ऐसा एरो करके लिख देना, इफ सेक्शन 8 कंपनी 21 ऐसा लिखना, उसको क्रॉस करना और लिखना 14 डेज। अगर आप एनपीओ हो, एनजीओ हो, एनपीओ हो तो 21 की जगह 14 दिन का रिक्वायरमेंट है, मतलब 14 दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी 14 दिन ही है ना? याद आया थोड़ा? प्लस आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा। याद रखना, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या फिर आप अनलिस्टेड कंपनी हो लेकिन पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक प्राइवेट नहीं है इसमें, पब्लिक कंपनी हो जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकते हो। लेकिन अगर किसी ने फिजिकल कॉपी डिमांड किया तो आपको फिजिकल कॉपी भी डिस्पैच करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 20। क्लियर है? पक्का? दिस इज सेक्शन 136।
इसी सेक्शन में ये बोला जाता है कि अगर आप निधि कंपनी हो, ठीक है, निधि कंपनी हो तो भी हम आपको भेजना तो चाहिए ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, लेकिन तू ऐसा इंसान है जिसने शेयर होल्ड करके रखे हैं सिर्फ 1000 रुपए के या 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस, मतलब मेरा टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख का, 2 लाख का, मेरा टोटल पेड अप शेयर कैपिटल उसका 1% कितना हुआ 2000 या फिर 1000 विच एवर इज लेस। तो 1000 से ज्यादा का मैंने होल्ड किया क्या? हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। अगर हाँ है तो ठीक है, ना है तो तू छोटा इंसान है, तूने इन्वेस्ट 1000 रुपए किया है साले, और तेरे को मैं भेजने का कुरियर चार्जेस से मेरे को 500 रुपए लग जाएगा, तो मुझे तुझसे फायदा क्या हुआ? तो ऐसे लोगों को नहीं भेजा तो चलेगा, लेकिन कौन? सिर्फ और सिर्फ निधि कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, सारी कंपनीज के बारे में नहीं। तो यहां पे आके लिख देना +1 रिक्वायरमेंट ऑफ निधि कंपनी, ताकि पढ़ते टाइम याद आए अच्छा निधि कंपनी के लिए एक और चीज बोली गई है। हाँ एग्जैक्टली, बस वही है, जितना तुमने इन्वेस्ट नहीं किया उतना से ज्यादा मुझे कुरियर चार्जेस लग गए तुझसे। तो ऐसे लोगों को आपने नहीं भेजा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उनको न्यूज़पेपर में डाल दो, और उनके जो भी लोकल न्यूज़पेपर होगा वो न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दो। आती है बहुत बार, इकोनॉमिक्स टाइम देखोगे ना, उसमें ऑडिट रिपोर्ट छपी हुई आती है, राइट हैंड साइड के पेज पे आएगी, तो न्यूज़पेपर में डलवा दो, साथ में अपनी वेबसाइट पर डलवा दो। क्लियर है जनाब? वेबसाइट पे डलवा दो, 2 जगह पे आया। अब एक मैं बोलूंगा जो डिविडेंड के लिए था, दूसरा अभी इसके पहले आया। पद्मिनी, CSR एक्टिविटीज के रिगार्डिंग अंडर सेक्शन, उसके पहले का कौन सा सेक्शन था, क्या था? फिर यही है कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो 14 डेज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड इंस्टेड ऑफ 21 डेज, ठीक है, चलेगा। उसके बाद में आपने मीटिंग करी, AGM किया, AGM में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लोगों को दिखाए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ROC को सबमिट करना चाहिए क्या? बट ऑफ कोर्स कितने दिन में? 30 दिन में। कोई प्रॉब्लम? मेरी AGM ही नहीं हुई नहीं, 10 अप्रैल को होने वाली थी ना, हुई नहीं। अब तो जब होने वाली थी उसके 30 दिन के अंदर सबमिट कर दे। सर लेकिन ये तो फाइनल नहीं है ना, तो प्रोविजनल सबमिट कर दे। तो सर इससे क्या होगा? जब होगा तो वापस सबमिट करके बता दे कि अब हो गई और ये उसका फाइनल सबमिशन है। खोलना थोड़ी सी खिड़की, बस ये फाइनल सबमिशन है, बताना पड़ेगा। सर मेरी AGM हुई लेकिन वाकई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे ना वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब तो भी भेजना पड़ेगा 30 दिन में, जब से तेरी AGM सपोज एज इफ इसमें एक्सेप्ट हो गया, सपोज आज एक्सेप्ट हो गई, ऐसा करके अगले 30 दिन के अंदर तुझे ROC को भेज देना पड़ेगा। सर कुछ समझ नहीं रहा है, आ जाओ इधर। सेक्शन 137 है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार। पहली बात तो AGM हेल्ड कि नॉट हेल्ड? नॉट हेल्ड। ऊपर देखना, यहां पर देखना, AGM सपोज नहीं हुई नहीं AGM, तो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग shall be filed with ROC within 13 days of the last day before which AGM should have been held। जब होनी चाहिए थी वहां से 30 दिन के अंदर सबमिट कर दे। सर मेरी AGM हो गई, वेरी गुड, तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अडॉप्ट हुए क्या? सर अडॉप्ट हो गए। सर ये डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट नहीं हुए, इसलिए हमने ये मीटिंग को एडजर्न कर दिया। सर मतलब मीटिंग होने वाली थी लेकिन कोरम नहीं आया, अहिराम
कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। जैसे आज मैं बैच कैंसिल करने वाला था, क्यों? कम बच्चे थे। अगर आज पूरे लोग, पूरे नहीं, हाँ आशा बोलेगा फालतू है, पहले फोन करके बोलते, नीचे से रिटर्न हो जाता, धूप लगती ना, क्या प्रॉब्लम, घर जाके सोने तो मिलता। अगर मिनिमम नंबर ऑफ लोग नहीं आते तो मीटिंग भी कैंसिल हो जाती। कैंसिल नहीं होती है, पोस्टपोन्ड हो जाती है, जिसको बोलते हैं एडजर्न। सर ये कहा हुआ अपना सेक्शन कहीं पढ़ के हुआ क्या? ये अपन एक चैप्टर छोड़ा हुआ है मीटिंग्स वाला, उस चैप्टर का है। तो भाई ये मीटिंग एडजर्न कर दिया मैंने, ये मीटिंग एडजर्न कर दिया, तो ये जो मीटिंग एडजर्न हो गई, सपोज एडजर्न हो गई, तो विद इन 30 days ऑफ द एजीएम रजिस्ट्रार शैल टेक देम एज अ प्रोविजनल इन रिकॉर्ड्स, और जब अडॉप्ट हो जाएगी तो आपको वापस उसको करना पड़ेगा। फर्दर अडॉप्टेड इन एडजर्न मीटिंग शैल बी फाइल्ड विद रजिस्टर विद इन 30 days ऑफ द सेड मीटिंग। समझा? अच्छा, अडॉप्ट हो गए तो 30 दिन में तो वैसे भी आप भेजने वाले हो। समझा? पक्का? एग्जाम्पल से वापस समझो एक बार। दिव्या, लास्ट सेक्शन 138। हाँ ये पढ़ लेना घर पे, कुछ नहीं है, वापस एक लिमिट आने वाली है। आपको जो अपना रिटर्न फाइल करना है वो XBRL, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसी के अंदर आपको करना पड़ेगा। XBRL का नाम होता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो सर सारी कंपनीज को इसके अंदर ही अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है क्या? नहीं, अगर आपकी कंपनी इस कैटेगरी में फॉल करती हो तो, वो दिया मैंने अलग से। इंटरनल ऑडिट, व्हाट डू मीन बाय इंटरनल ऑडिट? हाँ, खुद से कंडक्ट करना पड़ेगा। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं अंदर का ही एम्प्लॉय को रखूं जो ऑडिट करेगा, ऐसा बोल रहे हो? मैं कंपनी सीए को अपॉइंट कर सकती है ना, तो मैं रिलायंस कंपनी हूं, मेरे अंदर सीए एक अपॉइंटेड है, वो इंसान जो है वो मेरी कंपनी को ऑडिट करेगा, ऐसा बोल रहे हो ना आप? करेक्ट। दैट पर्सन मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय। अभी बैच थी क्या 3-4 दिन तक अकाउंट्स की? पिछले 3-4 दिन में नहीं थी ना? क्यों नहीं थी? पिछले 3-4 दिन में सुबह बैच थी। पिछले 3-4 दिन से लगातार बैच हो रही थी क्या? क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि केशव सर का इंटरनल ऑडिट था रेमंड्स कंपनी का। क्या केशव सर रेमंड्स कंपनी के एम्प्लॉय है? मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो फिर इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट ये होता है कि आपके कंपनी के अंदर के जो भी मैटर्स है उसको डिस्कस करो। आपकी कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करो। जो भी आपके मैटर्स रहेंगे वो आप डिस्कस करके अपनी कंपनी को बताओ, ताकि वो अपनी कंपनी की सुधार ना करे। सर ये ऑडिट, ये जो रिपोर्ट होती है वो किसके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए होती है? नहीं, ये सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए होती है। भावेश बोलता कुछ समझा नहीं समझा ना? मैं, मेरी बहन की शादी थी सूरत में, वहां पे एक होटल है TGB, द ग्रैंड भगवती करके, TGB नाम से होटल है, ठीक है, होटल है वहां पे। क्या हुआ? हाँ है, इंदौर में भी है। हाँ बताया होगा, लेकिन ये CPT में नहीं थे ना मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो वहां पे कुछ नहीं, जाने के लिए 2 ऑप्शन है आपके। मैं 6th फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे जाना था, शादी का घर है, काम पूरा अपने को ही करना है, 10 बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। 10 बार ऊपर नीचे करने के लिए कोई लिफ्ट के लिए वेट करेगा क्या? वो लिफ्ट आएगी, बुड्ढे बड्ढे उतरेंगे, 2 बुड्ढा 3 बुड्ढा 4 बुड्ढा, उतरो रे भाई, उतने में तो मैं दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाऊं। तो मैं बोला सीढ़ियों से जाता हूँ। सीढ़ियों से जाने के लिए वो दरवाजे देखे होंगे ना, उसको ऐसे थोड़ा पुश करो, ऐसा बड़ा सा रॉड होता है वो, उसको ऐसा दबाना कर, पुश करना पड़ता है तो वो डोर खुलेगा। पुश किया, ओपन हो गया। मैं गया स्टेयर से नीचे, ऊपर का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया।
नीचे का दरवाजा तो बंद ही था, बाद में पता चला कि उसको अंदर से खींचने के लिए कुछ नहीं है, उसको सिर्फ बाहर से खोलने के लिए, एंड दैट वाज अ फायर एग्जिट। अबे तो मैं अंदर अटक गया तो मैं निकलू कौन से फ्लोर से? मैं अंदर अटक गया, सपोज आग लगी, लॉबी में आग लगी, मैं दरवाजा खोल के फायर एग्जिट से नीचे गया और ग्राउंड फ्लोर तो वैसे ही तबाह हुआ है, तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पर रुकना है, फर्स्ट फ्लोर पर निकलू कैसे? दरवाजा तोड़ के? दया थोड़ी हूं। अब कैसे निकलू? दिस वॉज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट कि आपको इंटरनल एग्जिट भी तो कोई देना पड़ेगा, अंदर से इंसान खोले कैसे दरवाजा? क्या किया? तो मैंने फोन किया भाई को, अब उसको बोलूं कौन से फ्लोर पे? मुझे नहीं पता मैं कौन से फ्लोर पे, क्योंकि मैं लिफ्ट से बीच में उतर गया और मैं कौन से फ्लोर पे पता नहीं, वो 11 फ्लोर की बिल्डिंग, मैं कौन से फ्लोर पे हूं? फ्लोर के ऊपर कोई स्टिकर भी नहीं चिपका हुआ है। फिर मैं ग्राउंड पे गया, फिर मैं एक एक गिनते हुए ऊपर आया, ग्राउंड फ्लोर पे ऑप्शन नहीं था जाने का, मैं बोला सेकंड फ्लोर के इस पे आया, बोले सेकंड फ्लोर में 3 एग्जिट है, उसमें से कहा? मैं वो नहीं पता। 3 फायर एग्जिट थे, एक मिडल और साइड, तीनों घूम, तो फिर तीसरे इसमें मैं निकला। तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो ये स्टेक होल्डर्स को कुछ काम है क्या इससे? इससे शेयर का प्राइस कुछ होने वाला है क्या? लेकिन अगर कल जाके कोई एम्प्लॉय या कोई जाके कोई कल जाके गेस्ट को कुछ हो जाए तो नाम किसका खराब होगा? होटल का। ये सजेशन देना, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट। तो दिस इंटरनल ऑडिटर मे बी एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। समझा इंटरनल ऑडिट क्या होता है? आपकी कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस के बारे में डील करेगा। ऑडिट पढ़ेंगे अपन बाद में, है ही 7वां पेपर अपने लिए, 6वां। क्या सारी कंपनी को इंटरनल ऑडिट करना जरूरी है क्या? नहीं सर। लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। अनलिस्टेड कंपनी को अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर आपका आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर आपका आउटस्टैंडिंग लोन या डिपॉजिट पढ़ा था ना चैप्टर, वो 25 करोड़ से ज्यादा हो, आप कौन हो? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना कंपलसरी है। सर मैं प्राइवेट कंपनी हूं, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है ना, तो इसी में का 200 का लिमिट निकाल ले और इसी में का 100 का लिमिट निकाल ले, ये यहां पे 100 और 200। सर ये याद कैसे करें? लिमिट याद रखना, आधी की आधी है, 200 करोड़, उसका आधा 100 करोड़, उसका आधा 50 करोड़, उसका आधा 25 करोड़, देख लो वो लिमिट है। 200, 100, 50, 25, और इसी में का 200 और 100 प्राइवेट कंपनी के लिए। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, सर लिस्टेड प्राइवेट है पब्लिक, पागल है क्या? लिस्टेड होता है, पब्लिक ही होता है कभी भी, देखो कंपलसरी है। सर मैं अनलिस्टेड हूं, 200, 100, 50, 25, 200 क्या? हमेशा सबसे बड़ी फिगर टर्नओवर ही रहने वाला है, देख लो 200 टर्नओवर है क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनी का टर्नओवर ही हो सकता है। 100 करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग, उसका आधा 50, बोले तो पेड अप शेयर कैपिटल, उसका आधा 25 आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। सर मैं अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हूं तो ये, अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं तो उसी का 200 क्या था? टर्नओवर, और 100 क्या था? आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग, ये उठा ले प्राइवेट कंपनी के लिए, सेक्शन खत्म। इंटरनल ऑडिटर कौन कौन बन सकता है? एक सीए बन सकता है, CWA बन सकता है, या एनी अदर प्रोफेशनल बन सकता है। सर एनी अदर प्रोफेशनल कैसे? क्योंकि ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी को किससे करवाना है? साइन तो यही लोग करेंगे। तो दैट पर्सन मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन विल गिव कंसल्टेशन टू ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी को एरो करके लिख देना अंडर सेक्शन 177। सर पढ़ना है क्या? नहीं, फाइनल का सेक्शन है अपने को, 148 लास्ट है, खत्म हो गया अपना, ये मॉड्यूल खत्म हो गई, इसका सिर्फ एक ही चैप्टर बचा अपना। क्या 2 बचे? 2 चैप्टर, अच्छा वो फर्स्ट वाला वो बोल रहे हो, वही वाला बचा ना एक? अच्छा इसके बाद में एक और है क्या? इसके बाद वाला है क्या ऑडिट एंड ऑडिटर्स? ओके, तो इसके बाद वाला बचा फिर। हाँ तो हाँ ठीक है ना, वो वापस देख लेंगे लगे तो एक बार। डन।